Innovate. Enable. SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और पहला कदम के 5वें सीजन में हमारा जोर इस बात पर है कि कैसे म्यूचुअल फंड्स निवेश के जरिए अच्छा रिटर्न कमाया जाए, कैसे हर उम्र और हर पेशे से जुड़े निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपनी जिंदगी के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पहला कदम के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जोखिम की, यानी रिस्क की। म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर आम निवेशक के सामने कौन कौन से रिस्क हैं और ऐसा क्या एहतियात है जिनका ख्याल रखकर इस रिस्क को मैनेज भी किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आज की इस बातचीत के साथ। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के ईडी और सीएमओ डीपी सिंह और साथ ही आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप दोनों का ही स्वागत है। रिस्क अगर आप नहीं निवेश करेंगे तब भी उठाते हैं, आप निवेश करेंगे तब भी कुछ हद तक का जोखिम है, बशर्ते आप उसको पहचान ले। और आज इस माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि आपको बताएं कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको रिस्क उठाने के साथ साथ क्या फायदा है, और निवेश नहीं करते तब तो आप बहुत बड़ा रिस्क उठा ही रहे हैं। निवेश नहीं शुरू करता हूं मैं, मुझे डर लगता है शेयर बाजार से, तो क्या जोखिम है जो मैं उठा रही हूँ? सबसे बड़ा जोखिम हम ये उठा रहे हैं कि अगर हम ये डर के कि मेरे रिस्क है तो मैं इन्वेस्ट ना करूं, तो उससे सबसे पहले तो जब मैं क्या करूं फिर मैं यही करूं कि बैंक में एफडी कर दूं। हाँ। आज की डेट में तो वो भी देखना पड़ेगा कौन से बैंक में करूं। अगर कर भी दिया, पहले तो ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उसके ऊपर पूरा जिस टैक्स ब्रैकेट में मैं हूँ वो पूरा टैक्स लग जाता है। हाँ। तो जो रिमेनिंग पैसा होता है वो आज की डेट में इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं करता। तो उसमें मैं अगर 3 साल की एफडी करता हूँ तो 3 साल के लिए मेरा पैसा लॉक इन है, तो लिक्विडिटी भी नहीं है। तो इसलिए ना करने का तो ये नुकसान है। अगर करने का जोखिम क्या है? क्या ठीक है रेगुलेटर, इसमें एफडी के अलावा मैं रियल एस्टेट को भी जोड़ना चाहूंगी। मेरा पैसा सिर्फ रियल एस्टेट में, सिर्फ सोने में है, तब भी कोई जोखिम तो है ना मेरे हाथ में? जोखिम तो बहुत बड़ा है। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा तो जोखिम उसमें यही है कि आपका लिक्विडिटी है ही नहीं। बिल्कुल। अगर कल को मेरे को जरूरत है, अगर मेरे पास 100 करोड़ की लिक्विडिटी रियल एस्टेट है। हाँ। और मेरे को 1 करोड़ भी चाहिए तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से लेके आऊँगा? तो उसके लिए लिक्विडिटी, ये कई चीज़ें देखने वाली होती हैं। जब हम रिस्क की बात करते हैं तो जनरली 3 तरह के रिस्क जो हम बात करते हैं। एक तो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। कि इंटरेस्ट रेट का उतार चढ़ाव जो है उसका मेरे को रिस्क होता है कि आज मैं किसी एक ब्याज दर पे पैसा लगा रहा हूँ तो कल को वो ब्याज दर क्या हो जाएगी और उसका मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो मेरे को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है मेरा मार्केट रिस्क, कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है। जैसे अगर इक्विटी में पैसा लगाया है तो मार्केट का जो भी उतार चढ़ाव है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक के कारणों की वजह से, तो उनकी वजह से होता है। सेंटिमेंटल भी होता है, कई चीज़ें होती हैं, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा जो हमारे पास जो आ जाता है, स्पेशली अगर डेट की बात करें तो उसमें आ जाता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या रहता है कि अगर मैं एक पोर्टफोलियो ऑफ क्रेडिट पेपर्स में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी म्यूचुअल फंड में जिसमें मेरा पैसा आए ही नहीं। हमने कुछ देखा भी पिछले साल में, कुछ फंड्स की स्कीम्स में ऐसा हुआ भी कि जो पैसा वापस नहीं आया, परंतु बिकॉज वो डाइवर्सिफाई थे तो जो रिस्क भी रहा वो एक लिमिटेड था। तो देखो, ये रेगुलेटर का काम है ये बताना कि दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट वी शुड नॉट बी ओवर फ्राइटेंड विद दिस, बिकॉज बाय नॉट नोइंग दिस के है क्या, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो ये तीनों तरह के रिस्क का अलग अलग जांचने का तरीका अलग है और उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है और उसमें म्यूचुअल फंड्स का क्या रोल रहता है और म्यूचुअल फंड मैनेजर इसको कैसे मिटिगेट करते हैं और कैसे इसको संभालते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जहाँ मैं इन्वेस्ट कर, देखो पहली बात तो ये है कि इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर आपको ऑप्टिमम रिटर्न लेनी है, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो इन्वेस्ट तो करना, इसका तो कोई पहले तो ये कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो वो तो हो गया फैसला कि इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। मेरा क्रेडिट रिस्क क्या है, मेरे को लिक्विडिटी कितनी चाहिए, वो सारा मेरे को जांचना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। उस हिसाब से मेरे को अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ओके, तो फिरोज एक एक करके इन रिस्क की बात करते हैं। सबसे पहले किस रिस्क से आप शुरुआत करना चाहेंगे? डीपी साहब के जो 3 रिस्क थे प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्ड रिस्क हैं, मतलब जो फिनेंस के रिस्क हैं। दूसरे 1-2 रिस्क जो होते हैं, एक होता है इमोशंस का रिस्क। ये सबसे बड़ा रिस्क है। एटलीस्ट अगर हम देखें कि कैसे लोगों ने
जज्बातों में आके निर्णय लिए हैं। मार्केट जब भी सबसे ज्यादा ऊपर रही है तो रिटेल निवेशक पास्ट परफॉर्मेंस देख के बड़े भावुक होकर आ जाते हैं और सबसे खराब मार्केट में निकल जाते हैं। इस रिस्क को मैं क्या कहूं, ये जज्बातों का रिस्क है। इमोशंस जो है उसको कंट्रोल करना वो आपके हाथ में है। सो दैट्स वन रिस्क। आपके एक्शन से जो आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट पड़ता है उसको कहते हैं इमोशंस का रिस्क। दूसरा जो महंगाई का रिस्क है, जो सर ने कहा रिस्क ना लेने का रिस्क, राइट। अगर मैं अपने पैसे को 1 लाख रुपए को 7% पे लगा दूं, 30 सालों बाद वो 1 लाख रुपए 6 लाख रुपए होते हैं। वही 1 लाख रुपए अगर मैं 12-13% पे लगा दूं तो 6 लाख रुपए ना होके 66 लाख रुपीस होते हैं। तो आपने जो 1 लाख रुपए पे 60 लाख का अपॉर्चुनिटी लॉस किया, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। रिस्क ना लेने का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है। दीज आर द 2 रिस्क अपार्ट फ्रॉम व्हाट डीपी सर मेंशन्ड। आई थिंक तीनों रिस्क जो डीपी साहब ने मेंशन किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं समझते तो जज्बात ज्यादा जागते हैं। तो इनको समझना जरूरी है ताकि ये रिस्क, जो अगले 2 रिस्क मैंने जो बोला उसको मिटिगेट करने के लिए ये 3 समझना जो डीपी साहब ने कहा था वो बहुत जरूरी है। और रिस्क बहुत अच्छा शब्द है, उसको इतना नेगेटिवली लिया गया है क्योंकि रिस्क ही एक कारण है कि लोग डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस, कोई पैसे वाला और कोई गरीब क्यों रह जाता है, और रिस्क लेने की, स्मार्टली रिस्क लेने की क्षमता की वजह से ये इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंस आता है। तो रिस्क को थोड़ा पॉजिटिवली ले, समझें और सही रिस्क लें और सही मैनेज करें उसको, इज माय की मैसेज। ऑलराइट, तो सर एक एक करके इंटरेस्ट रेट रिस्क, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि इसका उदाहरण देकर, एक फिक्स्ड डिपॉजिट का उदाहरण और साथ ही एक म्यूचुअल फंड का उदाहरण देकर आप हमें समझाएं कि ब्याज दरों से जुड़ा हुआ कैसा जोखिम है ये। देखिए, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ कि पिछले 1 साल में करीब जो इंटरेस्ट रेट है एफडीआर के ऊपर वो 7-7.25% से नीचे आके भी 6% हो गया है। राइट, ठीक है। तो किसी ने अगर 3 साल की एफडी की तो उसको 7-7.25% का रिटर्न मिला, उसको फिक्स है तो उसको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। परंतु ये ध्यान में रखना है कि वो 7% जो है वो टैक्सेबल है और मेरी लिक्विडिटी है, सेफ है, सब कुछ है। वही व्यक्ति ने अगर वो उसी के बराबर 7% एक किसी अच्छे डेट फंड में डाला है, तो डेट फंड में क्या होगा कि सर वो 7% उस टाइम जब उन्होंने 7% एफडी की तो मार्केट में डेट सिक्योरिटीज़ का रेट 7.5-8% था, जिसमें आप ये मान के चलो कि करीब 50 पैसे से 75 पैसे आपका खर्चा था, जो डिफरेंस था वो एक्सपेंस में चला गया। परंतु क्या होगा जब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, क्योंकि मेरी अवधि ज़्यादा थी, 5 साल से 7 साल की अवधि थी, 3 साल का पेपर नहीं था, तो उसका जो कैपिटल गेन आया, क्योंकि जैसे ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से 6% हुआ तो जो 1% की वजह से, कम होने की वजह से वो जो सिक्योरिटी है उसका भाव बढ़ गया। तो जब हम डेट फंड की एनएवी निकालते हैं तो उसमें जो बढ़ा हुआ भाव है उसका फायदा भी दिया जाता है। राइट, तो 1 साल पहले जिसने एफडी की उसको रिटर्न मिली 7%। 1 साल पहले जिसने डेट फंड में डाला, आज का उसका पिछले 1 साल का रिटर्न होगा 11 से 12%। आने वाले टाइम में अगर वो यहाँ से कुछ भी मूवमेंट नहीं होता तो भी अगर 6-6.5-7%, क्योंकि फंड मैनेजर तो बीच में अपना पोर्टफोलियो चेंज करता रहता है। अगर उनको आज लगेगा कि अभी तो इंटरेस्ट रेट जब पीक सबसे कम हो गए तो 5 साल से आके सीधा 1 साल पे आ जाएगा या 1 साल से 10 साल पे चला जाएगा, तो जो ट्रेडिंग का बेनिफिट होगा। तो आने वाले 3 साल में, अगर पिछले 3 साल में मैं अगर आने वाले 2 साल और डाल के ऐड करूंगा तो डेट फंड में डेफिनेटली रिटर्न उसका 1 से 2% ज़्यादा होगा। और एडिशनल बेनिफिट क्या होगा? एडिशनल बेनिफिट होगा कि जब भी निकाला तो उसमें एक तो टीडीएस कुछ नहीं है, दूसरा कैपिटल गेन के ऊपर आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी मिल गया, जो कि एफडी में नहीं मिलेगा आपको, वहाँ तो पूरे पैसे के ऊपर। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इज दिस, इफ यू कॉट ऑन द रॉन्ग साइड, आपने सोच रहे हो कि इंटरेस्ट रेट कम होगा पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको नेगेटिव रिटर्न आ जाएगी। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की वजह से अगर मेरा रिटर्न 3-4% बढ़ जाता है तो इट्स रिस्क वर्थ टेकिंग। दिस इज व्हाट द इंटरेस्ट रेट रिस्क इन नटशेल इज। मे बी यू कैन एक्सप्लेन इट फर्दर ऑन दिस। नहीं, बिल्कुल सही कहा। जो इंटरेस्ट, ब्याज का उतार चढ़ाव से जो आपके पोर्टफोलियो पे जो असर पड़ता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। सेकंड चीज पता की बात ये कही गई है आपको ऑलरेडी कि एक फंड मैनेजर होता है जो इंटरेस्ट रेट रिस्क समझना और उसके हिसाब से आपको एक्शन करने में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फंड मैनेजर जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट की ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अपनी ओपिनियन के हिसाब से मूव करेगा। तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो कि ये रिस्क
आप ना लेके किसी और को बोल सकते हैं, एक्सपर्ट को बोल सकते हैं ये रिस्क आप समझिए, आप करिए। और आपको 2-3 कारणों से उस डेट फंड में एफडी के मुकाबले, जैसे उदाहरण लिया था, 2-3 कारणों से रिटर्न बढ़ जाती है। एक तो टैक्स की वजह से रिटर्न बढ़ जाती है, दूसरा ये इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर फंड मैनेजर स्मार्ट है और आपको उसके वजह से 1-1.5-2% की साल दर साल की रिटर्न ज्यादा दे देता है, और टैक्स एफिशिएंसी की वजह से आपको 1-1.5% की इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन की वजह से जो बेनिफिट मिल जाती है, तो समझो कि 3% एफडी से ज्यादा मिल गया। बिल्कुल 3% कहने को इतना बड़ा नहीं लगता है, बट अगर एफडी में 4 मिल रहा था, अब 4 के बदली पोस्ट टैक्स आपको 7 मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए का ब्याज आने के बदली आपको 1,80,000 मिल रहा है, तो 80,000 रुपए बढ़ गए 1 लाख के बदली। सो 3% इज नॉट वेरी बिग, बट 4 के बदली और 3 जोड़ देना, 4 के बेस पे 3 जोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट दुगना हो गया आपका। सो टैक्स एफिशिएंसी एंड एक्टिव मैनेजमेंट of interest rate risk, which DP साहब mentioned, is a very good combination. ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन क्रेडिट रिस्क पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मार्केट से जुड़ा हुआ कौन सा जोखिम है जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए, तो हर पहलू जोखिम के उस पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बात होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। पहला कदम सीजन 5। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में, जहां पर हम आपको बता रहे हैं निवेश से जुड़े जोखिम के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब तक हमने आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में समझाइश दे दी है, लेकिन क्रेडिट रिस्क क्या होता है, किस तरह के निवेश इंस्ट्रूमेंट में सर क्रेडिट रिस्क हम देखते हैं या हमें परखना आना चाहिए? देखिए, जो क्रेडिट रिस्क है ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जब आप मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। मसलन कि अगर आप डेट फंड में डाल रहे हैं जी। तो डेट फंड में आपको कॉर्पोरेट जो पेपर इशू करते हैं अपने, तो उसी में पैसा डालना है। बिल्कुल। तो उस कॉर्पोरेट का पूरा आंकन करना, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसके स्टेटस का और मैनेजमेंट के बारे में पता होना वो बहुत ज़रूरी होता है। एक तो चीज़ होती है कि एक्सटर्नल रेटिंग्स की बात करते हैं हम, कि ये जनरली हम बात करते हैं कि ये क्रिसिल का AAA रेटेड पेपर है, विच इज़ कंसिडर्ड कि सबसे सेफ है जी। तो हमने रिसेंट पास में ये भी देखा है कि AAA रेटेड पेपर भी कब जो डी हो जाता है पता ही नहीं लगता किसी को। तो उसके लिए भी एक दैट्स अनदर पार्ट जो इसके बारे में रेगुलेटर बहुत सोच रहा है और इसके बारे में बहुत काम भी किया जा चुका है, बिकॉज अवर मार्केट इज इवॉल्विंग। बिल्कुल सही। तो अभी वो चीज़ें बहुत जो पहले हो चुका, अभी आने वाले टाइम में शायद ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बहुत से जो लूप होल्स थे उनको उसको प्लग कर दिया गया है। तो एक तो वो चीज़ होती है कि आप किस तरह के रिस्क से, और दूसरा हर एक फंड जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। और उस फंड में जैसे एक फंड जिसका नाम ही क्रेडिट रिस्क फंड है, अगर आप को पता है कि हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, हाँ। तो आप थोड़ा रिस्की पेपर भी लेने की, आपको लगता है कि इकोनॉमी ठीक कर रही है, तो इवन जो थोड़े कम जो जिनकी रेटिंग कम भी है वो भी अच्छा पैसा वापस आ जाएगा और रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगी। तो वो तो एक जो निवेशक है उसको ही डिसीजन लेना है। बिल्कुल, ये तो काफी दूरदर्शी फैसला हो गया है। दूरदर्शी कि मेरे को इंटरेस्ट, परंतु इसके अलावा जो जनरल फंड होते हैं वो अवधि के हिसाब से होते हैं। ओके। जैसे अगर मेरा जो पीरियड है, मैं अपने पैसे को 3 महीने के लिए लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, राइट, 3 से 6 महीने लगाना, तो उसमें पैसा लगा दो। अगर मेरे पास पैसा बहुत कम अवधि के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, तो देयर आर फंड, ओवरनाइट फंड, जो कि जिसको हम जनरली CBLO बोलते थे, या उसके में डालते हैं कि जिसमें पर दिन उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। हाँ, और उसमें क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है ही नहीं, मुनाफा उसमें मार्क टू मार्केट होता नहीं। हाँ, तो ऐसा कुछ भी ना होके तो ऐसे लिक्विड फंड है। अगर मेरे पास पैसा 1 महीने से 3 महीने है तो उसके लिए 1 लाख मेरे पास मनी मार्केट फंड है। 3 से 6 महीने के लिए है तो मेरे पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 3 से 6 महीने के लिए, 3 महीने से ऊपर वाला आप 3 साल भी रख सकते हैं, 10 साल भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मी, राइट। तो परंतु उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड है, 1 साल तक का पैसा है। मीडियम इनकम बॉन्ड फंड है जो 1 साल से 3 साल तक का पैसा अगर आपके पास है। ये अवधि क्यों हम कह रहे हैं इतने टाइम, अगर हम कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 1 साल से ऊपर, अवधि का रोल क्या है? अवधि का रोल सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स होती हैं, जो हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात की, अगर आपने बहुत कम समय के लिए पैसा लगाया है और उस दौरान अगर कोई इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट हो जाता है तो NAV के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो मैं NAV देखूं या मैं रिटर्न देखूं?
आपको एनएवी मूवमेंट देखना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के हिसाब जोड़ के। ओके तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर जहाँ मेरे को लंबी अवधि के मेरे पास पेपर्स हैं उसमें इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो उसके लिए मेरे को ये पता होना ज़रूरी है कि अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो कितनी अवधि के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, अगर ज़रूरत होगा मेरा निकल सकता है। बिल्कुल तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैं कम से कम 1 साल वाला पैसा, जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं तो अभी यही कहते हैं ना कि 3 साल के लिए डाल रहा हूँ, परंतु अगर ज़रूरत होगी तो मैं तुड़वा लूंगा, मेरे को कम इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई बात नहीं। वही बात यहाँ पे है। अगर आप 1 साल की अवधि वाला पैसा जो है अगर मीडियम टर्म फंड में डालते हैं आपको यही होना चाहिए कि 1 साल से ऊपर का मैं रखता हूँ तो इसलिए मेरे को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसे ही चीज़ को ध्यान रखते हुए ये अलग अलग अवधि के फंड बनाए गए हैं। और ये कैटेगराइजेशन सेबी ने बहुत सही तरीके से कर दिया, उनका नाम भी सबका वही है। आपका सबका किसी भी फंड हाउस का फंड होगा तो लिक्विड फंड विल बी लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड शॉर्ट टर्म, ताकि उसमें किसी तरह की निवेशकों को कोई परेशानी ना हो, वो समझ सके ये किस बात का। तो वो बकेट समझाना बहुत ज़रूरी है कि किस बकेट में कौन से अवधि के लिए कौन सा फंड सही है। तो उसके बाद अगर कई बार मेरे को पता ही नहीं होता कि ये पैसा मेरा 1 साल रहेगा या 3 साल रहेगा, तो ऐसे में हमेशा ये चाहिए कि मैं 1 साल वाला ही ले लूँ। 3 साल पड़ा रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को टैक्स का बेनिफिट तो 3 साल रखने से ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए उससे। और अगर मेरे को मालूम है कि ये 5 साल का पैसा मैं नहीं छेड़ने वाला हूँ तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग बॉन्ड फंड में डाल सकता हूँ, जो हमारा जो इनकम फंड्स होते हैं तो उनमें डाल सकते हैं। परंतु म्यूचुअल फंड्स ने अलग अलग अवधि के फंड के साथ साथ एक डायनामिक बॉन्ड फंड की भी कैटेगरी है, जिसमें आप पूरा का पूरा जो फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। तो बेसिकली यू हैव टू ट्रस्ट योर फंड मैनेजर। तो हियर व्हाट कम्स इनटू प्ले इज द क्रेडिबिलिटी, is the past track record and what kind of decision this fund house is taking over the period of time। तो वो चीज़ें सारी आ जाती हैं जिसके वजह से ये जिसको हम कहते हैं कि ये वाले रिस्क सब देखने बहुत जरूरी है। इतना आसान नहीं है, समझना कोई मुश्किल, कोशिश करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसा कि सर ने भी कहा कि आपको अपना जोखिम पता होना चाहिए, आपको अपनी टाइम होराइजन पता होनी चाहिए, निवेश की आपका गोल पता होना चाहिए। मार्केट से जुड़े रिस्क बहुत सारे होते हैं, ये वाकई बहुत सारे होते हैं कि लोगों के जहन में हवा है इसको लेकर। देखिए, मार्केट की रिस्क पे जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, क्योंकि क्रेडिट रिस्क जो है वो सबसे इन्वेस्टर को दिखता नहीं है। देखो, मार्केट रिस्क रोज सुबह न्यूज़पेपर में आ जाता है, बिल्कुल, राइट। क्रेडिट रिस्क एक छुपा हुआ रिस्क होता है, बिल्कुल। और डीपी साहब ने ये भी कहा कि डिफॉल्ट होने के बाद ही पता चलता है, सबसे बड़ा रिस्क है। ये बड़ा रिस्क क्यों है, राइट? क्योंकि 2 कारण है। ये सबसे बड़ा रिस्क इसलिए है क्योंकि समय से ये ठीक नहीं होता। जो मार्केट रिस्क है ना, अगर मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटी में मार्केट ने खराब प्रदर्शन दिया और मेरे 100 रुपए 90 रुपए हो गए, राइट, तो वक्त देने से वो वापस ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्रेडिट रिस्क क्या है ना, वक्त से ठीक नहीं होता। समझो कि काफी सारी कंपनियों ने पैसे वापस नहीं किए, उनको अगर मैं अभी 50 साल और दे दूं फिर भी पैसा आने की गुंजाइश बढ़ती नहीं है। मार्केट रिस्क रिपेयर कर लेता है, एक जख्म की तरह होता है। मार्केट रिस्क जख्म होता है, वापस ठीक हो जाता है। क्रेडिट रिस्क कैंसर की तरह होता है, अगर वो हो जाए वक्त से वो ठीक नहीं होता। सो इंपॉर्टेंट चीज, क्रेडिट रिस्क इसीलिए बड़ा रिस्क है। दूसरा, क्रेडिट रिस्क की और एक खास बात यह है कि अगर वो ले जाता है तो पूरे ले जाता है ज्यादातर। मार्केट रिस्क थोड़े से ले जाता है, मार्केट 2% गिरती है, 100% नहीं गिरती। तो क्रेडिट रिस्क इसीलिए सबसे बड़ा रिस्क है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, वहीं के वहीं निवेशक सबसे ज्यादा गलत जाते हैं, और म्यूचुअल फंड के पास ही आंसर है इस प्रॉब्लम का, और कहीं नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। आप एफडी करते हैं तो कितने बैंकों की एफडी करते हैं? 1 बैंक की, 2 बैंक की, 3 बैंक की। कभी 50 बैंक की एफडी की है किसी से? मैं तो नहीं मिला। 18 साल में मैंने हजारों लोगों से, निवेशकों से मिला होगा, ऐसा कोई मैंने नहीं मिला इन्वेस्टर जो 50 बॉन्ड खरीदे, 50 कॉर्पोरेट एफडी करे। म्यूचुअल फंड एक ही मात्र जरिया है, एक रिटेल निवेशक अपने 5,000 रुपए डाल के 50 कंपनियों को निवेश करने पे दे सकता है। अगर 2 कंपनियां डूब जाएं तो 100 रुपए डूबेंगे, ना कि 5,000 रुपए। जब रोते हुए इन्वेस्टर्स देखते हैं हम तो बड़ा दिल दर्द करता है कि लोग बोलते हैं कि यार मेरे 30 लाख रुपए एक बैंक में पूरे डूब गए, पूरी रिटायरमेंट। सो क्रेडिट रिस्क का एक ही मात्र जरिया है उसको सॉल्व करके चैन की नींद सोने का, उसको कहते हैं डिवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को फैलाओ, और लोग ये बिल्कुल नहीं करते। लोग 2 बॉन्ड खरीद लेते हैं, AAA रेटिंग देखते हैं और बोलते हैं ये तो रेटिंग शानदार है, इसका बॉन्ड ले लीजिए, 1% ज्यादा ब्याज मिल रहा है, एंजॉय करता हूं।
राइट? तो इसीलिए तो इस बजट में भी ये बात कही गई कि 1 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ा दिया गया है। इसकी अहमियत गवर्नमेंट भी समझती है, इन्वेस्टर को अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, इन्वेस्टर को अब समझनी पड़ेगी और इतना महरूम नहीं रह सकता वो इस बात से। सो दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन रिस्क पे हम आगे आते हैं, लेकिन उससे पहले आप कह रहे थे कि मार्केट रिस्क का आप जिक्र करेंगे। मार्केट रिस्क सबसे दिखने वाला रिस्क है, राइट? क्रेडिट रिस्क दीमक जैसा है, राइट? जो खाता जाएगा पता नहीं लगेगा जब तक कि तबाही नहीं मचेगी। मार्केट रिस्क एपरेंट रिस्क है, तो मार्केट रिस्क उतार चढ़ाव करता है। सो जो भी उतार चढ़ाव होता है, हर चीज जिसमें आप निवेश करते हैं, ये कैसे हो सकते हैं उतार चढ़ाव? जैसे आपने अगर एक स्टॉक खरीदा, उसकी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो सकती है। एक दिन में 5% ऊपर चले गए, एक दिन में 5% नीचे चला गया। वो ना खरीद के आपने अगर एक म्यूचुअल फंड खरीदा, उसकी उतार चढ़ाव उसी दिन वो 1% ऊपर जाएगा, 1% नीचे जाएगा। तो इसकी मार्केट रिस्क, स्टॉक की मार्केट रिस्क ज्यादा है और म्यूचुअल फंड की कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये स्विंग ज्यादा बड़ा झूला है स्टॉक, और म्यूचुअल फंड छोटा सा झूला है। सो मार्केट रिस्क इज नथिंग बट द चेंज इन प्राइस बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। अगर आपने 15 की उम्मीद की और आपको 25 मिल गया या फिर -5 मिल गया, तो ये जो डिस्पर्शन है उम्मीद से, उसको कहते हैं मार्केट रिस्क। और इसको मेजर करने के भी बहुत सारे जरिए हैं, बट मेजरमेंट में जाने से पहले एक तोड़ ये है, मार्केट रिस्क का एकमात्र तोड़, बहुत शॉर्ट तोड़ है, समय। अगर आपने 10 साल दिया तो मार्केट रिस्क आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, डेटा कहता है, मैं नहीं कहता। 25 साल के हमने म्यूचुअल फंड लिए, जो म्यूचुअल फंड 25 साल से इंडिया में चल रहे हैं, उसमें से सबसे बदनसीब इन्वेस्टर जो 10 साल तक निवेशित रहा, उसको 11% की रिटर्न मिली। तो अब सबसे बदनसीब वाले को 11 मिली, तो रिस्क कहां है? किसकी रिस्क की बात कर रहे हैं हम, राइट? 25 सालों में इतने सारे निवेशक जो 10 साल, अब आपको समय, आपका निर्णय है, समय इज द सोल्यूशन। सो मार्केट रिस्क इज द स्विंग इन द रिटर्न एक्सपेक्टेड। मेजरमेंट में जा नहीं रहा हूं, बट सॉल्यूशन समय है, और समय का कोई और डिसीजन मेकर नहीं है, निवेशक के अलावा कोई फोर्स ही नहीं कर सकता आपको। तो मार्केट रिस्क एंड इट्स मिटिगेंट। इसके अलावा और एक चीज जो इसको ऐड करूंगा, जब हम मार्केट रिस्क की बात करते हैं, तो मार्केट रिस्क को मैनेज करना एक इंडिविजुअल से ज्यादा एक फंड मैनेजर के लिए जिम्मेदारी होती है, बहुत आसान रहता है। क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा स्विंग किसी स्टॉक में होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सही बात है। हाँ। तो फंड मैनेजर इज द फर्स्ट पर्सन टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन कि स्विंग क्यों हो रहा है, जो कि इंडिविजुअल को समझ नहीं आता। तो फंड मैनेजर विल नॉट माइंड गेटिंग आउट ऑफ द स्टॉक एंड पुटिंग मनी इन अनदर स्टॉक। सही बात है। जबकि इंडिविजुअल उसको स्टॉक में देखता रहता है, उसको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। उन्होंने इमोशंस की बात की कि नहीं यार इतना कम हो गया, अभी और क्या कम होगा, चलो थोड़ा सा और खरीद लेते हैं। फंड मैनेजर ऐसा नहीं करेगा, वो करता है, परंतु अगर उसको विश्वास हो पूरा कि जो किसी ऐसे कारण की वजह से गिरा है स्टॉक, जिसमें जो कि ठीक हो जाएगा। परंतु कई बार ऐसे कारण होते हैं जो ठीक होने वाले होते ही नहीं है। तो उसके लिए कई बार जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसमें एक निवेशक फंस जाता है, जबकि जो म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आया तो उसके पूरे पोर्टफोलियो का अच्छे तरीके से उसका देखभाल हो जाती है। बिल्कुल, इसका फायदा होता है, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन रिस्क न सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में हम इस जोखिम की बात कर रहे हैं, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कैसे आपके पूरे पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन रिस्क या डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आपको मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम सीजन 5। रिस्क के कितने पहलू हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में, और एक निवेशक को कैसे सतर्क होकर, समझदार होकर अपनी फाइनेंशियल रणनीति बनानी चाहिए, इसी पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। ब्रेक पर जाने से पहले आपने मार्केट रिस्क का जिक्र किया था, और यहाँ पर एक अहम पहलू है जो आपने कहा था कि आप समझाएंगे विस्तार से, वो क्या है? वो ये है कि रिस्क का भी एक आंकड़ा होता है। जैसे रिटर्न का आंकड़ा जो होता है वो हमारे जहन में बैठ चुका है कि 10% की रिटर्न, आज किसी से पूछ लीजिए एफडी की रिटर्न क्या है, वो 6-7% बताएंगे। तो रिस्क का भी एक आंकड़ा होता है। वो हर इंडिविजुअल के लिए अपना अलग होता है, या आप निवेश इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से बोल रहे हैं? निवेश इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखते हैं तो क्या आंकड़ा होगा, स्टॉक का क्या आंकड़ा होगा। सो एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को, भारी भरकम शब्द है बट फिर भी इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि पहले कदम में अगर आपने रिस्क समझ लिया तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड डिविएशन। वो कहता है कि आपका झूला कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझिए एक फंड है जिसने 15% की रिटर्न कमाई और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 10 का आया,
मतलब 15 से 10 ज्यादा भी आ सकता है, 25% की भी रिटर्न आ सकती है आपकी, और 15 से 10% कम भी आ सकता है। तो 5 और 25 की रेंज एक बहुत महत्वपूर्ण रेंज मानी जाएगी। देखिए एफडी में अगर आपको 7% बैंक ने वादा किया है तो 7.00 मिलेगा, ना कि एक पैसा ऊपर ना तो एक पैसा नीचे। बट अगर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो 15 की अगर आप उम्मीद करते हैं तो 15.00 तो आपको मिलेगा ही नहीं, उससे ऊपर मिलेगा, उससे नीचे मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड 15 से कितना ऊपर नीचे ये झूला झूल सकता है, पॉइंट 1। उसके बाद आपको ये देखना है कि मार्केट की स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, ताकि एक सेंस मिले। जैसे निफ्टी की स्टैंडर्ड डिविएशन एक साल की 14 की है, 14 की, ये नंबर याद रखना चाहिए सबको। मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 12 की स्टैंडर्ड डिविएशन पे है, तो इसका क्या मायने है, आप निफ्टी से भी कम रिस्क ले रहे हैं। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लूं एक फंड का, जैसे SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, जस्ट एन एग्जांपल, उसका मैं देख रहा था आंकड़ा, इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आई 13 की, फॉर एग्जांपल, राइट, 3 साल की स्टैंडर्ड डिविएशन 13 की आई। तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोकस्ड फंड होने के बावजूद उन्होंने निफ्टी से कम रिस्क लिया। सो पॉइंट 1 ये कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड डिविएशन फंड की देखें, एक आंकड़ा आता है रिस्क का, और वो आपको समझाता है कि कितना ऊपर नीचे ये फंड झूल सकता है, और जितना कम हो नंबर होगा उतना अच्छा रिस्क मैनेज हुआ है। जैसे डीपी सर ने कहा, रिस्क मैनेजमेंट करने का काम आपका नहीं है, रिस्क समझने का काम है निवेशक को। क्योंकि रिस्क समझने की हम बात कर रहे हैं, तो और म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, रिस्कोमीटर सेबी ने भी एक कदम उठाया है जो कि निवेशकों के लिए पहचानना आसान हो जाएगा कि इस फंड में उनके लिए कितना रिस्क है, या ये फंड उनके लिए है या नहीं। इसका मतलब क्या है? देखियो, एक तो रिस्क होता है अंग्रेजी में हाई, मीडियम, लो, राइट। सेबी का एक काम जरूर है कि एक क्लासिफिकेशन करे, कलर कोडिंग करे, ताकि कोई आदमी बहुत ग्रॉसली गलत ना जाए कि यार सबसे लो रिस्क खरीदने जा रहे थे और सबसे हाई ना खरीद ले। बट हाई रिस्क फंड में से, अब समझो कि आप इक्विटी फंड्स हैं, वो सब हाई रिस्क हैं कैटेगरी में। अब 450 फंड है, क्या ये सबकी रिस्क एकमात्र सेम होगी? नहीं होगी। तो अब आपको तो एक फंड में डालना है, 2 फंड में डालना है, 5 फंड में डालना है, 450 फंड में तो डाल नहीं सकते। तो अब आपको सेबी की क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आपके हैं, राइट। आपको समझदारी बरतनी पड़ेगी, राइट। तो लार्ज कैप फंड में भी बहुत सारे, अब उस 450 में से अगर आप 70 लार्ज कैप फंड लेते हैं, उसमें भी काफी सारे फंड जो हैं, एक इस दिशा में जा रहा है, एक उस दिशा में जा रहा है। तो आपको वो फर्स्ट स्टेप से आगे बढ़ना पड़ेगा। सेबी का ये उद्देश्य है कि कोई डेट फंड, लिक्विड फंड खरीदने के बदली इक्विटी फंड ना खरीद ले, बहुत ज्यादा गलत ना जाए। तो इट हेल्प्स यू गो टू द लास्ट माइल, डिसीजन मेकिंग, चेक कहां काटना है, वो निर्णय करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मदद करता है। और एक शुरुआत होगी तो साल 2 साल में हर निवेशक स्टैंडर्ड डिविएशन देखने लगेगा। बिल्कुल, हमारे समझाने के बाद तो देखना ही चाहिए दर्शकों को। लेकिन जोखिम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन रिस्क की। ये किस तरह का रिस्क है? कंसंट्रेशन रिस्क 2 तरह का होता है। एक तो कंसंट्रेशन रिस्क हो गया, सपोज हमारे पास आज की डेट में किसी फंड में सपोज 100 करोड़ का फंड है, तो 100 करोड़ के फंड में हमने 25 करोड़ रुपया एक ही स्टॉक में लगा, एक ही पेपर में लगा दिया। उसके लिए भी देयर आर गाइडलाइंस, सेबी ने बिल्कुल गाइडलाइंस दी हुई हैं कि किस तरह का फंड है, आप कितना % एक स्टॉक में लगा सकते हो, एक पेपर में लगा सकते हो, कितना एक सेक्टर में लगा सकते हो। उस तरह की बड़ी डिटेल गाइडलाइंस है, और इट्स अ डायनामिक थिंग, इट कीप्स ऑन कमिंग जब भी कुछ होता है तो परंतु उसके बावजूद भी अगर सपोज मेरे को आज की डेट में एक सेबी की गाइडलाइंस है कि आप NBFC में 15% लगा सकते हो। तो NBFC में अगर 15% में, उसमें भी उसको कंसंट्रेट करके एक ही में ज़्यादा, उसका 15% का 50% मेरा एक फंड में है, तो उसमें मेरा कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है कि कल को अगर मेरे को लोग, क्योंकि जैसे हमने चाहे कह दिया कि 1 साल 3 साल के लिए, अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है और मेरे पास बहुत से लोग रिडेम्पशन लेने आ जाते हैं, अगर मेरा कंसंट्रेशन रिस्क है तो इट डिपेंड्स, वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विडेट दैट पेपर्स। अल्टीमेटली देयर इज अ मार्केट, राइट। मेरे को आज की डेट में अगर किसी निवेशक को पैसा वापस करना है तो कैसे करना है कि जो स्टॉक्स में, जिस पेपर्स में या जिन स्टॉक्स में पैसा लगा है उनको लिक्विडेट करके ही देना है। देयर आर 2 थिंग्स, या तो मेरे पास मैचिंग इनफ्लो आ जाए उसमें से दे दूं, या मेरे को जो पैसा जो मैंने किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको डिसइन्वेस्ट करके मैं उसका पैसा दे दूं। कंसंट्रेशन रिस्क की कोई बहुत कम डाइवर्सिफाइड तो नहीं किया हुआ। जैसे फिरोज ने बात की कि हम एक पैसा डालते हैं तो 5,000 रुपया भी 30 सिक्योरिटीज़ में डाइवर्सिफाई हो गया। वो 30 की जगह अगर मेरे पास 5 ही हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उससे रिस्क मेरा बढ़ जाता है,
क्योंकि फेल होगा, एक पेपर होगा, स्पेशली इन डेट पेपर्स इट बिकम्स सो इम्पोर्टेंट कि अगर वो वाला एक पेपर में ज़्यादा लगा रखा है और क्रेडिट में कोई डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो मेरा बहुत सारा पैसा ले जाएगा। तो इसके लिए डाइवर्सिफाई करने के लिए सेक्टर जो रेशोज़ दी गई हैं, किस सेक्टर में कितना डाल सकते हैं और कैसे कैसे रेटिंग के हिसाब से कितना डाल सकते हैं। और आज की डेट में HNI तो बहुत एक इवॉल्व है, वो तो देखता है पूरा पोर्टफोलियो मेरा कितना AAA रेटेड है, कितना AA+ है, किस सेक्टर में कितना है। परंतु एक जो पहली बार आ रहा है वो तो म्यूचुअल फंड के ट्रस्ट पे आ रहा है, तो उसके लिए रेगुलेटर का और फंड हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कंसंट्रेशन रिस्क यही होता है कि किसी भी एक स्टॉक पे, मतलब हमारा मेन जो मकसद है कि अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करें और हेल्दी वे में डाइवर्सिफाई करें। तो इसके लिए मतलब डाइवर्सिफिकेशन शुड नॉट बी फॉर द हेक ऑफ इट, एक बड़ी हेल्दी होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन रिस्क उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन इसी के साथ फिरोज हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की एक साइकिल भी होती है, जिसे हम कहते हैं कि एसेट एलोकेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी जोखिम है अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं तो। बिल्कुल, पहला कदम ये, इससे पहले आपके गोल से स्टार्ट करते हैं कि मेरे लक्ष्य क्या हैं। उसके बाद लक्ष्य पूरे करने के लिए आपके पास औजार हैं, इक्विटी है, डेट है, मतलब ब्याज पे पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। इसमें से कितनी व्हीकल आज कौन सी अच्छी है अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये फ्रेम करके एसेट एलोकेशन पे डिवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। हम ये देखते हैं इंडियंस जनरली प्रेम में पड़ जाते हैं। मैं एफडी में पैदा हुआ, उसको ही खरीदा और मरते दम तक मैं एफडी का ही प्रचारक बन जाऊंगा। आप कोई भी एसेट से प्रेम नहीं कर सकते, आपको प्रेम करना है अपने लक्ष्यों से। और जो भी औजार आपको लक्ष्य मीट करने में मदद कर सके उससे प्रेम करिए उस समय के लिए। सो एवरी एसेट हैज रेलेवेंस टू एवरीबॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिवर्सिफिकेशन जो मैं आपने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि डिवर्सिफिकेशन एट एसेट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो करने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके बाद आप इक्विटी एसेट क्लास में अगर समझो 50% डाल रहे हैं, आपने तो कह दिया कि 50 इधर गए, 25 डेट में गए, 25 गोल्ड में गए, उदाहरण बोल रहा हूं, ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। अब ये 50% जो आपके पैसे हैं उसके आप 10 शेयर खरीद सकते हैं या 10 म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। देखने को दोनों सेम लगेंगे, बट 10 म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो उसके अंदर 300 स्टॉक मिनिमम आएंगे। सही बात है। 10 स्टॉक खरीदेंगे तो 10 स्टॉक आएंगे। सो कंसंट्रेशन रिस्क मिटिगेट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने खुद से शेयर खरीदे तो क्या होगा कि ज्यादातर द प्रॉब्लम इज, इसी पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए निवेशक आते हैं सीधे स्टॉक्स खरीदने लग जाते हैं। सही बात, राइट, ये तो बहुत गलत बात है। आपने पहली क्लास पास नहीं किया और पीएचडी की एग्जाम देने चले गए, नहीं करना चाहिए, और वो मायूस होकर चले जाते हैं हमेशा के लिए। सो दैट्स व्हाई मायूस होकर घबरा कर चले जाते हैं। हाँ, फिर सो वो, और फिर अब इक्विटी उनको हमेशा के लिए लूज कर देती है, वो वापस नहीं आते। और उनके इसीलिए तो एफडीओ के लिए इतना प्यार हो गया है। तो गलत पहला कदम इज द रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इतना कम है, और एक बीच में लेयर है। मैं क्या करूंगा, मैं डेफिनेटली अपने अगर 8 स्कीम खरीदूंगा तो टॉप एएमसीज की 2-2 स्कीमें खरीदूंगा। राइट, तो मुझे पता है कि इतनी बड़ी आर्मी होगी, अब 3 लाख करोड़ मैनेज करने के लिए 2 लोग तो नहीं होंगे, इतने सारे एनालिस्ट होंगे, इतने सारे फंड मैनेजर होंगे, और वो रिस्क को कोई और मैनेज कर रहा है। मेरा काम ये है कि अच्छे व्हीकल्स मैं चूज करूं और स्टॉक से शुरुआत ना करूं। ये मेरी सबसे विनती है, शुरुआत कभी भी स्टॉक से नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर और भी पहलू हैं जोखिम से जुड़े हुए जो आपको बताने हैं। क्या क्या है वो, इस ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। चलिए, शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। पहला कदम के 5वें सीजन के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जोखिम की। अब क्योंकि हमने आपको अलग अलग निवेश इंस्ट्रूमेंट्स में जोखिम के लिए क्या क्या डेफिनेशन है, उनकी क्या क्या क्षमताएं हैं वो बता दी है, लेकिन अंत में आके पोर्टफोलियो तो आपका है सर, और उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जोखिम उठाने की कितनी क्षमता है, वो हम कैसे डिसाइड करें। बिल्कुल, वो ये बहुत ज़रूरी है। हमने एक रिस्क मैनेजमेंट की बात तो कर दी कि म्यूचुअल फंड में रिस्क कैसे मैनेज होता है और कैसे कैसे रिस्क होता है। अगर मैं एक निवेशक हूँ तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क लेने की क्षमता रखता हूँ। ये मेरा हार्ड है, ये मेरा ब्रेड एंड बटर वाला पैसा है, या मेरा सरप्लस पैसा है, या मेरा नेक्स्ट जनरेशन वाला पैसा है। तो उसकी मेरे को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे हम अक्सर कह देते हैं कि अगर 5 साल से ऊपर इक्विटी ने कभी भी 11%, 10-11% से कम रिटर्न नहीं दिया, जब पिछले 20 साल में कभी भी जिसने वर्स्ट फंड ने भी 11% रिटर्न दिया, तो एज ए निवेशक मेरे को ये समझना है कि मेरे को भैया 5 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ,
मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 11% आएगा, परंतु 8 भी आ सकता है। फिरोज भाई ने बात की स्टैंडर्ड एविएशन की, सो स्टैंडर्ड एविएशन में इट कैन बी 8 आल्सो, इट कुड बी 7 आल्सो, बट इट कैन बी 15 आल्सो। राइट। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर किसी वक्त मेरे को नज़र आ रहा है कि मेरा 11% का रिटर्न है, अगले 1 साल में वो 11 का 8 भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं हो गया। तो ये मेरे को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत डायनामिक है। और मेरे आई शुड बी हैप्पी विद 8% आल्सो, डिपेंडिंग ऑन, एंड आई शुड बी हैप्पी विद 11% आल्सो। अपना स्टैंडर्ड एविएशन पता होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये अगर ऐसा नहीं है कि मैं 8% आ गया तो ये तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने तो 11 समझा था, ऐसा भी नहीं होना है। और 15 आ गया तो मैंने कोई ऐसा नहीं है कि जैकपॉट हो गया। भैया आपने रिस्क लिए हैं, आपको उसका बेनिफिट मिला है, एंजॉय करिए। अगर 8% आ गया तो भी निराश मत होइए, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो मिल गया, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिल गया, आपका पॉजिटिव रिटर्न मिल गया। तो उस हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को भी अपना रिस्क मैनेज करना है। आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड और शुड नॉट बी वेरी वेरी हैप्पी विद एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। सो दैट इमोशनल डिसिप्लिन हैज़ टू बी देयर इन द इन्वेस्टर्स। तो मतलब आपको अपनी रिस्क एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स को लागू करना होगा। करेक्ट। अब ये जो डीबी साहब ने कहा, ये कैसे करें कि हम मेरी रिस्क कैसे मैनेज करें। एज अ फर्स्ट स्टेप, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लेंगे तो ज़्यादातर 13 और 14 की रिस्क होगी। अगर मैंने अपना आधा पैसा इक्विटी में लगाया तो वहां से 7 की रिस्क मुझे आ गई। अच्छा। डेट फंड्स की रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन 2 की होती है। तो टोटल इधर से 7 आया, 14 का आधा 14/2 7, और इधर से मुझे 1 आया। तो टोटल मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी हुई? दिस आई एम डूइंग अप्रोक्सीमेशन। तो 8 की मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई। 7 यहां से आए, 1 यहां से आए, 8। अब ये 8 का क्या मायने है? अगर मैं 12 की उम्मीद कर रहा हूं इस पोर्टफोलियो के साथ, तो 4 भी आएगा। ऐसा वक्त आएगा कि 4 आएगा, तब आपको पैनिक करके नहीं निकालना है। राइट। और बहुत खराब समय में -3 -4 भी जा सकता है, बहुत खराब समय में। तो आपको ये पहले मान के इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 12 आ जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। बीच में जो आपको हौसला छीन लेगा वो, क्योंकि सो यू हैव 12 -8 कितना होता है? 4। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी फाइंड आउट करने के लिए इक्विटी को 13-14 माने, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। 13-14 अमूमन होता है, और इधर डेट फंड्स में 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो 50-50 पोर्टफोलियो का आइडियली 8 का स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। तो जब भी आप 12 को देखें, आप उसमें यह भी समझ लें कि 4 भी हो सकता है। 12 -8 4 भी हो सकता है। 4 तक आपको पैनिक करने का कोई अधिकार नहीं है। ओके, दैट्स द की मैसेज आई वुड लाइक टू गिव। और 4 होगा तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि झूला उस तरफ भी जाएगा। तो 20 भी होगा कभी ना कभी, बट यू हैव 12 तो एवरेज मिलेगा। सो दैट्स हाउ यू, आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि मेरी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली। बट खुशखबरी ये है कि एक एक्सेल शीट में स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट हो जाती है। राइट। आपको कोई उसका फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो की रोज वैल्यू डालते जाइए एक्सेल शीट में, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, सिर्फ सेलेक्ट करना है आपको, और आपको उसका आंसर आ जाता है। तो आपको मायने समझ में आ गया, उसकी कंप्यूटेशन कैसे करनी समझ में आ गया, और देन अच्छा पहला कदम होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। सर, शो के हम आखिरी पड़ाव पर तो ऑलरेडी हैं, समअप करने का वक्त भी आ गया है। रिस्क एपेटाइट की हमेशा हम बात करते हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के थंब रूल्स में से ये एक है, लेकिन ये बदलता है उम्र के लिहाज से। ये हम कैसे समझें? देखिए, उम्र के लिहाज से बदलता भी है, और ये आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से भी बदलता है। अगर मैं एक उस लेवल पे हूँ जिसमें ये, मैं जैसे पहले वर्ड यूज़ किया, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर मनी, दिस इज माई सस्टेनेंस मनी, देन द रिस्क एपिटाइट इज मच लोअर देन दिस थिंग। और दूसरा, अभी एक और रिस्क जिसकी हमने बात नहीं की, वो है लॉन्जिविटी रिस्क, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है। अगर मैंने प्रोडक्टिव काम करना बंद कर दिया 60 साल की उम्र में, पहले लोग अगली अपनी जो प्लानिंग करते थे वो 10 से 15 साल की करते थे। अभी हमें प्लानिंग करनी है 30 साल की। तो 30 साल की प्लानिंग करनी है, तो उसमें जो वो वाला रिस्क है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरी रिस्क की क्षमता अलग होगी। तो परंतु आने वाले टाइम में जैसे इंडिया की GDP बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी एज ए सोसाइटी थोड़ी बढ़ेगी। जब वो बढ़ेगी तो हमारी, जब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी
तो हमारी इनकम भी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि जो हम कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, दैट इज नो मोर ए गोल्डन रूल एनी मोर, बिकॉज उस पर भी फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कितना हायर रिस्क पे कितना बेटर रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसमें सम का यही है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हम कैसे बढ़ना चाहते हैं। जो फिरोज ने वो बात कही कि अगर मैं रिस्क लेने की क्षमता रखता हूँ तो मेरे पास चांसेस मेरे इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ने के बहुत ज़्यादा हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल फैमिली जो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन है कि बच्चों से कितना सपोर्ट है, या सपोर्ट कह दीजिए, या पूरा जो इकोसिस्टम है कैसा है। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के हिसाब से देखना होता है। और हिंदुस्तानी बहुत माहिर है इस मामले में, ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, उनको मालूम होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, तो वो डिसीजन बिल्कुल। लेकिन पहला कदम के इस एपिसोड में हमारा मकसद यही था कि आप रिस्क में निवेश से जुड़े हर पहलू को समझे, जो हमने आपको बताया है। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको एक तरह से न सिर्फ आपके निवेश बल्कि आप खुद कैसे आकलन कर सकते हैं अपने रिस्क का, इस पर भी आप गुरु मंत्र दिया है। तो अब आप इसको लागू करेंगे, और कोई सवाल हो तो हमें भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अगले हफ्ते में मिलेंगे आपसे पहला कदम के नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। SBI Mutual Fund presents